बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज को, जिन्हें एशिया माइनर भी कहा जाता है। एशिया माइनर भी कहा जाता है, इनको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं। नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ में क्या है? रशिया है। और ईस्ट में क्या है? कैस्पियन सी और ईरान है। ईस्ट में क्या है? कैस्पियन सी और ईरान है। नॉर्थ में रशिया, ईस्ट में कैस्पियन सी और ईरान है। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में ये सारा यूरोप है। यहाँ पे क्या है? सारा यूरोप है। साउथ में बात करें तो अटलांटिक ओशन वगैरह ये वाक्य हैं। साउथ में बात करें तो अटलांटिक ओशन है। अब क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनते हैं? अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस मेडिटेरेनियन सी के बारे में। किस सी के बारे में? मेडिटेरेनियन सी के बारे में। क्या क्वेश्चन बनता है? मेडिटेरेनियन सी के बारे में ये क्वेश्चन बनता है, ये किस ओशन का पार्ट है? ये आपके अटलांटिक ओशन का पार्ट है। किस ओशन का पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान कौन कौन से मुल्क वाक़ हैं? कौन कौन से मुल्क वाक़ हैं? ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, इनके दरमियान कौन कौन से मुल्क वाक़ हैं? तो याद रखिएगा अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये तीन है। कौन कौन से? अजरबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद जॉर्जिया। ये तीन ममालिक शामिल हैं, या तीन ममालिक इनके दरमियान में वाक़। कौन कौन से? जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया और कैस्पियन सी, ब्लैक सी के दरमियान जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया वाक़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी ब्लैक सी के बारे में बनता है। किसके बारे में बनता है? ब्लैक सी के बारे में बनता है कि ब्लैक सी कितने मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, या कितने मुल्क इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेशावर में BRT बस सर्विस चल रही है। पेशावर में BRT बस सर्विस चल रही है, तो उससे आपने एक ट्रिक याद रखना है कि ब्लैक सी, ब्लैक सी के साथ कितने मुल्क अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? 6। कौन कौन से? मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूं, बताया है अभी। BRT कहाँ है? पेशावर के अंदर है। और GRU, गुरु। तो इसको देखें, बी से आपका क्या बनता है? बी से आपका बल्गारिया। ये बल्गारिया जो है ना, ये यूरोप के अंदर आता है। बल्गारिया किस में आता है? यूरोप में। रोमानिया भी यूरोप में आता है। रोमानिया भी कहाँ है? रोमानिया भी यूरोप में है। अब टी से तुर्की ने अब नाम अपना चेंज किया है। इसका अब नाम क्या है? तुर्किया है। इसका अब नाम क्या है? तुर्किया है। अब GRU की बात करते हैं। देखें, रोमानिया, बल्गारिया, तुर्की, यानी कि तुर्किया जो इसका अब मौजूदा नेम है। उसके बाद जॉर्जिया, यहां से अगले जी से क्या बनेगा? जॉर्जिया। और आर से, अब इस आर से ये ऊपर क्या है? सारा रशिया है। ऊपर क्या है? रशिया है, तो रूस। और यू से ये इस साइड पे यूक्रेन, ये इसका बॉर्डर यहां पे आके लगता है, तो ये भी इसके साथ शेयर करते हैं। ये क्या है? यूक्रेन। तो क्वेश्चन क्या बनता है? ब्लैक सी के साथ कितने मुल्क अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? 6 मुल्क अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बल्गारिया, रोमानिया, तुर्किया, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन। एक दफ़ा यहाँ पे ये देखें, ब्लैक सी है, रोमानिया, बल्गारिया, तुर्किया, जॉर्जिया, रशिया और यूक्रेन। तो ये क्या है? ये 6 मुल्क अपना बॉर्डर इसके साथ शेयर करते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है, अब यहाँ पे देख, ब्लैक सी में सी ऑफ अज़ोव भी क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? इसी ब्लैक सी का। ब्लैक सी का पार्ट है। कौन सा? सी ऑफ अज़ोव इज द पार्ट ऑफ ब्लैक सी। ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने याद रखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि यहीं पे देखें, स्नेक आइलैंड भी आपको नजर आ रहा होगा। यहां पे आपको स्नेक आइलैंड भी नजर आ रहा होगा। ये रहा स्नेक आइलैंड। तो स्नेक आइलैंड भी ब्लैक सी का पार्ट है।
कौन सा आइलैंड? ये पेपर में एक दफ़ा पूछा है कि स्नेक आइलैंड कहाँ वाक़ है। स्नेक आइलैंड भी ब्लैक सी में वाक़ है। तो ये हो गया आपका ब्लैक सी हो गया, उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी भी हो गया। अब बाकी कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको साइप्रस नज़र आ रहा है, इस साइप्रस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। साइप्रस को मुसलमानों ने 28 हिजरी में फतह किया था। मुसलमानों ने कब इसको फतह किया था? 28 हिजरी में फतह किया था। किसने फतह किया? मुसलमानों ने। अब उस टाइम किस खलीफा का दौरे हुकूमत था? यह क्वेश्चन बनता है। उस टाइम हजरत उस्मान का दौरे हुकूमत था। किसका दौरे हुकूमत था? हजरत उस्मान का दौरे हुकूमत था। क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे किस रास्ते से आए थे? तो बहरी बेड़ा बना के थे। इस जब मेडिटेरेनियन सी की बात करते हैं, अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, तो यहां से आए थे। तो किस तरह आए थे? बहरी बेड़ा बना के थे। तो बहरी बेड़ा जो था ये किसने बनाया था? ये हजरत अमीर मुआविया ने बनाया था। हजरत अमीर मुआविया जो थे वो गवर्नर थे किसके? हजरत उस्मान के। तो वो बहरी बेड़ा उन्होंने तैयार किया था और वो यहाँ पे आए थे, इसको फतह किया था। ये कब की बात है? ये 28 हिजरी की बात है। कब की बात है? 28 हिजरी की बात है। फिर अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड फिर क्या क्वेश्चन बनता है? असल में यहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर हैं। तेल और गैस के ज़खायर हैं। तो यहां पे हर वक्त क्या होती है? कशीदगी होती है। किसके दरमियान कशीदगी होती है? यहां पे देखिए, ये आपको ग्रीस नजर आ रहा है। ग्रीस कहता है ये मेरा है, इधर से तुर्की कहता है ये मेरा है। ग्रीस कहता है मेरा है, तुर्की कहता है मेरा है। तो हर वक्त यहां पे क्या होता है? कुछ इलाके तुर्की के पास हैं, कुछ इलाके ग्रीस के पास हैं। इस पे कब्जा किसका है? कब्जा कुछ जो कब्जे की जब बात करते हैं तो इस पे तुर्की के पास है कुछ, और साथ में ग्रीस के पास है कुछ इलाके। तो इनके दरमियान हर वक्त कशीदगी चलती रहती है। इसका कैपिटल भी है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल निकोसिया है। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। तो इसके बारे में ये याद रखिएगा, साइप्रस इसका कैपिटल निकोसिया। मुसलमानों ने 28 हिजरी में फतह किया था। हजरत उस्मान का दौर हुकूमत था। बहरी बेड़ा बनाया था हजरत अमीर मुआविया साहब ने। और तेल और गैस के ज़खायर यहाँ पे मौजूद थे। कब्जा किसका है? तुर्की और ग्रीस का है। तुर्की कहते हैं मेरा है, ग्रीस कहते हैं मेरा है। इनके दरमियान फिर कुछ इलाका जो है वो तुर्की के पास है, कुछ इलाका यूनान के पास है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट बनती है, ये वाली स्ट्रेट, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट बनती है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये आपको यहां पे बॉस्फोरस स्ट्रेट नजर आ रही है। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नैरोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, नैरो या नैरोएस्ट स्ट्रेट किसकी? दुनिया की, यानी कि बहुत तंग है। यहां से भी आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि बहुत तंग है, नैरो है। नैरोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये किसका पार्ट है? ये तुर्की का पार्ट है। ये कहां वाक़? ये तुर्की में वाक़। कहां वाक़? तुर्की में वाक़, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारा तुर्की है, तो ये तुर्की में वाक़ है। फिर इसके बारे में क्या याद रखिएगा? ये कनेक्ट करती है। ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट कर रही है। किसको कनेक्ट कर रही है? यहां पे देखिए मारमारा सी है। ये क्या है? मारमारा सी। मारमारा सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रही है। किसके साथ कर रही है कनेक्ट? मारा सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रही है। मारमारा सी को किसके साथ कनेक्ट कर रही है?
मारमारा सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉस्फोरस स्टेट है, जो दुनिया की क्या है, नैरोवेस्ट स्टेट है, दुनिया की नैरोवेस्ट स्टेट है। अब यहाँ से एक बात याद रखिएगा, तुर्की जो है, तुर्की ये 95% एशिया में, 5% यूरोप में है। तुर्की 95% एशिया में, 5% यूरोप में है। तुर्की का जो इस्तांबुल सिटी है, तुर्की का जो इस्तांबुल है, ये सारा क्या है, ये वाला पार्ट, ये इस्तांबुल है, ये क्या है, इस्तांबुल है, इस्तांबुल। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि बुल्गारिया भी किस में है, बुल्गारिया भी यूरोप में है, रोमानिया भी यूरोप में है। तो ये इस्तांबुल सिटी जो है तुर्की का, वो कहाँ है, वो यूरोप में शुमार होता है, यूरोप में शुमार होते हैं। तो ये सेपरेट करती है, सेपरेट किसको कर रही है, सेपरेट की जब बात करते हैं, ये सेपरेट कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, इस्तांबुल को, इस्तांबुल को तुर्की की मेन लैंड से सेपरेट कर रही है। तुर्की की मेन लैंड से कौन सेपरेट कर रहा है इस्तांबुल को, सी ऑफ, अगर हम यहां पे देखें कि ये जो क्या है, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है इस्तांबुल को तुर्की से। कनेक्ट किसको करती है, कनेक्ट मारमारा सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद करते जाएं, याद करते जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर वो पूछता है इनके बारे में। फिर यहाँ पे देखें डार्डनल्स स्ट्रेट, डार्डनल्स स्ट्रेट है ये वाले, ये डार्डनल स्ट्रेट के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। डार्डनल स्ट्रेट, डार्डनल स्ट्रेट। तो डार्डनल स्ट्रेट क्या कर रही है, डार्डनल स्ट्रेट्स कनेक्ट कर रही है किसको, सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से, किस सी से, सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसको, एजियन सी को सी ऑफ मारमारा से या मारमारा सी से, एजियन सी को सी ऑफ मारमारा या मारमारा सी से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इसे डार्डनल्स स्ट्रेट कहा जाता है। अब जब इसी की बात करते हैं, ये आपके पास मोस्टली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन लगता है, मारमारा सी, सी ऑफ अजोव, अच्छा एजियन, एजियन सी ऑफ अजोव। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है ये किसका पार्ट है। अगर हम बात करें ये मारमारा सी, एजियन सी, तो यार मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी भी तो ऊपर की तरफ जा रहा है ये सारा। अगर ओशन पूछे तो फिर कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। अगर ओशन पूछे तो क्या है, अटलांटिक ओशन है। अब बातें कंट्रीज के ऊपर कि इन कंट्री, इनमें से कौन कौन से कंट्रीज के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप बात करते हैं सबसे पहले तुर्की की। तुर्की ये तो इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है, तुर्किया। तुर्किया जिसे इस तरह लिखते हैं, तुर्किया, तुर्किया। तुर्किया जो है ये नया नाम है, ये जुलाई 2022 में चेंज हुआ है। कब ये नाम चेंज हुआ इसका, जुलाई 2022 में। अगर हम तुर्की की करेंसी की बात करें, तुर्की के कैपिटल की बात करें, तो तुर्की का कैपिटल जो है तुर्किया का, असल में तुर्किया, क्योंकि हमने तुर्की पढ़ते हैं तो वही हमारे जहन में है, लेकिन अब इसका नाम क्या है, तुर्किया है। तो इसकी करेंसी लीरा है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी लीरा है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल अंकरा। अंकरा इसका क्या है, दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत। इसका दारुल हुकूमत क्या है, अंकरा। अंकरा इसका दारुल हुकूमत है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी लीरा है। करेंसी क्या है, लीरा है। तो यहां पे मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है कि 95% ये एशिया पे मुश्तमिल है और 5% ये यूरोप पे मुश्तमिल है। तो यहां पे ऑटोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर कब स्टार्ट हुई, कब तक रही, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। ऑटोमन एम्पायर जो है ये 1299 से स्टार्ट होती है और 1922 तक चलती है। 1299 से लेके 1922 तक ये चलती है।
असल में इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो होता क्या है या किस तरह से ये स्टार्ट होती है। 1270 की बात है, 1270 एडी, असल में एडी की बात करेंगे। 1270 एडी की बात है कि होता क्या है, होता ये शाम से एक कबीला आता है, शाम से कबीला आता है। कहां आता है, किस तरफ हिजरत करके आता है, फिर क्वेश्चन ये बनता है वो अनातोलिया आता है। शाम से कबीला आता है अनातोलिया में, अनातोलिया में। असल में ये हिजरत करके आता है, असल में ये क्या करता है, हिजरत करके आया होता है। तो इससे याद रखिएगा 1270 में शाम से एक कबीला आता है जो कि अनातोलिया में आके रुकता है। उस वक्त हुकूमत किसकी थी जब ये कबीला आया, उस वक्त अलाउद्दीन की हुकूमत थी, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, अलाउद्दीन की हुकूमत थी। तो यहां पे मंगोल खून रेजी कर रहे थे, यहां पे किसका कब्जा था, मंगोलों का कब्जा था। जब हुकूमत किसकी थी, हुकूमत थी अलाउद्दीन की, मंगोल यहां पे क्या कर रहे थे, मंगोल यहां पे कब्जे कर रहे थे। मंगोल क्या कर रहे थे, जंग जीत रहे थे, जंग चल रही थी, जंग जीत रहे थे। तो ये जो कबीला आता है, ये जो कबीला आता है, ये कबीला क्या करता है, अलाउद्दीन की मदद करता है मंगोलों को हराने में। ये जो कबीला आता है, ये कबीला क्या करता है, कबीला इन मंगोलों को शिकस्त देता है। मंगोलों को शिकस्त कौन देता है, यही कबीला देता है। यही कबीला जो कहां से आया था, शाम से आया था 1270 में। इस कबीले जो ये कबीला शिकस्त देता है मंगोलों को, इस कबीले को लीड कौन कर रहा होता है, इस कबीले को लीड कर रहा था अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल जिसे कहते हैं। अर्तुगरुल इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ये अर्तुगरुल या अर्तुगरुल। तो वो क्या कर रहा था, लीड कर रहा था इस कबीले को। तो वो मंगोलों को क्या करते हैं, मंगोलों को शिकस्त देता है, मंगोलों को क्या करता है, शिकस्त देता है। तो 1290 में क्या होता है, 1290 में इस अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। 1290 में क्या होता है, अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो क्या रखता है, वो उस्मान रखता है। जिसका नाम क्या रखता है, उस्मान रखता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं कि तुर्किया या तुर्की, तो इसका असल में पुराना नाम तुर्की था, तुर्की अब रखा गया जुलाई 2022 में। इसकी करेंसी लीरा है, दारुल हुकूमत इसका अंकरा है। यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो थी 1299 से लेके 1922 तक रहती है। असल में इसका बैकग्राउंड ये था, 1270 में शाम से कबीला आता है जो कि अनातोलिया में शिफ्ट होता है, अनातोलिया में रहता है। अलाउद्दीन की यहाँ पे हुकूमत होती है। मंगोल क्या कर रहे थे, इस इलाके में जंग जीत रहे थे। तो अर्तुगरुल क्या करता है, इस मंगोलों को क्या करता है, शिकस्त देता है इन मंगोलों को। तो अर्तुगरुल इस कबीले को क्या कर रहा था, असल में लीड कर रहा था। तो 1290 में अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था उस्मान। उसका नाम क्या था, उस्मान। तो यही ऑटोमन एम्पायर जो है वो, अगर हम बात करें उस्मानिया खिलाफत, खिलाफत उस्मानिया जिसे कहते हैं। तो 1290 में इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसने क्या रखा, उस्मान रखा। तो 9 साल बाद यानी कि 1299 में अर्तुगरुल क्या करता है, अर्तुगरुल इस एम्पायर की बुनियाद रखता है, इस अपने बेटे के नाम पे। इस एम्पायर की बुनियाद किसने रखी, अर्तुगरुल ने रखी। कब रखी, 1299 में रखी, अपने बेटे के नाम पे। अपने बेटे के नाम पे इसने क्या की थी, इसने अपने बेटे के नाम पे इसकी बुनियाद रखी। तो ये था थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर के बारे में। फिर इनके क्या आते हैं, इनके हुक्मरान आते हैं। तो उन हुक्मरानों में से एक सुल्तान मोहम्मद फातेह भी था। 1453 की बात है। हम सिर्फ मेन पढ़ेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद फातेह क्या करते हैं, 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करता है। कुस्तुनतुनिया को फतह किसने किया, जिसे कंस्टेंटिनोपल कहते हैं, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है, कंस्टेंटिनोपल है। इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसको कंस्टेंटिनोपल कहते हैं, इस्तांबुल इसका
क्या है, पुराना नाम है। आजकल इसे इस्तांबुल कहा जाता है। तो इसको उस टाइम क्या कहते थे, अगर हम उर्दू में बात करें तो कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। तो यहाँ पे किसकी हुकूमत थी, रोमन की हुकूमत थी। यहाँ पे किसकी हुकूमत हुआ करती थी, रोमन्स की हुकूमत हुआ करती थी। तो रोमन्स को शिकस्त देता है। जब रोमन्स को शिकस्त देते हैं तो रोमन्स का एक चर्च था, रोमन्स का क्या था, एक चर्च था। तो ये क्या करता है सुल्तान मोहम्मद फातिह, इस चर्च को तब्दील करता है। तब्दील करता है, किस में तब्दील करता है, आया सोफिया मस्जिद, आया सोफिया मस्जिद के अंदर, जिसे अगर हम बात करें ना हागिया सोफिया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर पेपर में आ जाते हैं तो पेपर में हागिया सोफिया। तो इस मस्जिद में कन्वर्ट करता है। असल कब करता है, 1453 की बात है, 1453 में की बात है। कुस्तुनतुनिया को फतह किया, यहाँ पे रोमन की हुकूमत थी, यहाँ पे एक चर्च था, इस चर्च को तब्दील करते हैं मस्जिद में आया सोफिया या हागिया सोफिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे चल के हमने डिस्कस करना है। तो इस आया सोफिया को फिर क्या करता है, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आता है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये 1935 में इसे म्यूजियम में तब्दील कर देते हैं, इसे म्यूजियम में तब्दील कर देता है, या आपको ऑप्शन देगा सिनेमा में। इसे सिनेमा में किसने तब्दील किया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसको तब्दील किया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क क्या करते हैं, 1935 में इसे म्यूजियम या सिनेमा में तब्दील कर देता है। जब ये सिनेमा में तब्दील करता है तो ये सिनेमा या म्यूजियम में आता रहता है, क्योंकि आपको पेपर में या म्यूजियम देगा या सिनेमा देगा। फिर होता क्या है, जब तैयब उर्दगान साहब आते हैं, जब तैयब उर्दगान साहब आते हैं तो तैयब उर्दगान साहब 2020 में इसे दोबारा मस्जिद में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसे दोबारा मस्जिद में किसने कन्वर्ट किया, तैयब उर्दगान साहब ने किया। सबसे पहले कब हुई थी, असल में ये चर्च था, रोमन का था, तो इसे तब्दील कब किया गया, आया सोफिया मस्जिद में अल मोहम्मद फातिह ने किया था 1453 में। फिर ये 1453 से 1935 तक आती है, मस्जिद ही आ रही होती है। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आ गए, इसको क्या करते हैं, म्यूजियम में कन्वर्ट कर देता है या सिनेमा में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब तैयब उर्दगान रिसेंटली 2020 में इसे दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछता है। अब थोड़ा सा खिलाफत सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं, अब थोड़ा सा खिलाफत सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमन एम्पायर कब तक रही, 1922 तक रही। खिलाफत सिस्टम की जब बात करते हैं, खिलाफत सिस्टम 1924 तक रहती है। खिलाफत सिस्टम कब तक रहती है, 1924 तक रहती है। स्टार्ट कब हुई और खत्म कब हुई। अगर खिलाफत सिस्टम की बात करें तो ये कब से कब तक रहती है, कब स्टार्ट होती है, 1517 से ये स्टार्ट होती है, 1517 से ये स्टार्ट होती है और कब तक रहती है, 1924 तक रहती है। कब तक रहती है, 1924 तक रहती है। खिलाफत सिस्टम 1517 से स्टार्ट होती है और 1924 तक स्टार्ट रहती है। यहाँ पे असल में क्या था कि यहाँ पे एक खलीफा बैठा करता था। अगर हम इसकी बात करें ना, सल्तनत उस्मानिया फैल गई, बहुत ज़्यादा इलाकों तक फैल गई, तो यहाँ पे फिर ये क्या लेके आए थे, ये खिलाफत सिस्टम लेके आए थे। ये क्या लेके आते हैं, खिलाफत सिस्टम लेके आते हैं। तो पहला खलीफा, असल में सल्तनत उस्मानिया क्या हो गई थी, फैल गई थी, तो ये क्या लेके आते हैं, खिलाफत सिस्टम लेके आते हैं। तो इसका पहला खलीफा कौन बनता है, फिर पहला खलीफा। अब पहले खलीफे की बात कर रहे हैं तो सुल्तान सलीम आपने याद रखना है। पहला खलीफा कौन बनता है, सुल्तान सलीम बनता है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जो थी, पहले सल्तनत उस्मानिया थी, वो आगे फैलती गई दूसरे मुल्क कह लें या दूसरे इलाके इसके अंदर जम होते गए। जैसे अब बात करें सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया भी पहले खिलाफत सिस्टम के अंडर काम कर रहा था, तो बाद में वो क्या हुआ, इसमें जब तुर्की की खिलाफत खत्म हुई तो सऊदी अरब इससे अलग हो गया था। तो कहने का मतलब ये कि खिलाफत सिस्टम कब आया, 1517 से 1924 तक आया। इसका पहला खलीफा कौन बनता है, सुल्तान सलीम बनता है। आखिरी सुल्तान फिर कौन होता है, आखिरी सुल्तान की बात करें, आखिरी सुल्तान, आखिरी सुल्तान, अब वो आपसे इसी तरीके से पूछता है। मैंने अभी आखिरी खलीफे की बात नहीं की, आखिरी सुल्तान की बात की। किसका, उस्मानिया सल्तनत का।
उस्मानिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान कौन था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो वो महमद सिक्स थे। कौन थे? महमद सिक्स। महमद सिक्स क्या थे? आखिरी सुल्तान थे उस किसके? उस्मानिया सल्तनत के। फिर इसके बाद खिलाफत सिस्टम का आखिरी हुक्मरान कौन बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। खिलाफत सिस्टम का आखिरी खलीफा, खिलाफत सिस्टम का आखिरी खलीफा। अब खिलाफत सिस्टम की बात करें, उस्मानिया सल्तनत का आखिरी सुल्तान जो था, असल में सल्तनत उस्मानिया थी, वो अपने आप को क्या कहलाते थे? वो अपने आप को आखिरी मतलब सुल्तान कहलाते थे। तो उनका आखिरी सुल्तान महमद सिक्स था, जबकि खिलाफत सिस्टम का आखिरी जो खलीफा था वो अब्दुल मजीद टू था। वो कौन था? अब्दुल मजीद टू था। ये चंद क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं कि इनका पहला खलीफा कौन था, आखिरी सुल्तान कौन था सल्तनत उस्मानिया का, फिर इसी तरीके से खिलाफत सिस्टम का आखिरी खलीफा कौन था। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद याद रखिएगा, तुर्की की जब बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क क्या होता है? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जब बात करते हैं तो वो महमद सिक्स का जर्नल होता है। महमद सिक्स का, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम के अंदर, महमद सिक्स का एक जर्नल होता है। कौन? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क क्या होता है? जर्नल होता है। किसका? महमद सिक्स का। क्योंकि ये फिर क्या बनता है? सिविल गवर्नमेंट आ जाती है तुर्की के अंदर, तो ये फिर क्या बनता है उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला खलीफा सुल्तान सलीम, आखिरी सुल्तान उस्मानिया सल्तनत का महमद सिक्स, और महमद सिक्स का एक जर्नल होते हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और खिलाफत सिस्टम का आखिरी खलीफा कौन था? अब्दुल मजीद टू था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है वो एग्जाम के अंदर। इसके बाद क्या होती है? इसके बाद ट्रीटी ऑफ लुजियाना की बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ लुजियाना, लुजियाना ना फ्रांस का एक शहर है। ट्रीटी ऑफ लुजियाना, ट्रीटी ऑफ लुजियाना। ट्रीटी ऑफ लुजियाना की जब बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ लुजियाना कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ लुजियाना 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1923 को हुई। क्यों कब हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो 1923 को हुई। या बाज़ दफ़ा वो क्या कहता है? जब तुर्की की खिलाफत ख़त्म हुई, जब तुर्की की खिलाफत ख़त्म हुई, ख़त्म हुई। तुर्की की खिलाफत कब ख़त्म हुई? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको अब भी बताया कि खिलाफत सिस्टम कब से कब तक रहता है। खिलाफत सिस्टम 1924 तक चलता रहता है, क्योंकि इससे पहले क्या 1923 में ये मुआहदा होता है। क्या मुआहदा होता है उसकी अगर हम बात करें तो तुर्की की खिलाफत ख़त्म हुई, तो इसमें क्या हुआ? इसमें तुर्की पे पाबंदियां लगाई गई। क्यों पाबंदियां लगाएगी? क्या आप यहां से तेल वगैरह नहीं निकाल सकते, आप इन जगह से गैस और तेल नहीं निकाल सकते। और ये जो ट्रीटी ऑफ लुजियाना था ये 100 साला मुआहदा था। ये अब भी 2023 में आके ख़त्म हुआ है। 2023 में आके ख़त्म हुआ है। अब तुर्की अपने इन एरियाज से क्या कर सकता है? गैस भी निकाल सकता है, तेल भी निकाल सकता है। तो तुर्की की खिलाफत ख़त्म किस मुआहदे पे हुई? असल में बात समझाने का मतलब जो था वो ट्रीटी ऑफ लुजियाना था, जिसमें तुर्की की जो खिलाफत थी उसको ख़त्म किया गया। कब ख़त्म हुई? 1924 में हुई। किस मुआहदे के तहत हुई? 1923 में जो मुआहदा हुआ था ट्रीटी ऑफ लुजियाना, उसके तहत ख़त्म हुई। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या था कि तुर्की पे पाबंदियां लगाई गई कि गैस और तेल आप नहीं निकाल सकते। 100 साल मुआहदा था। तो क्वेश्चन ये बनता है, तुर्की की जो सिविल गवर्नमेंट थी, तुर्की में सिविल गवर्नमेंट कब आई? सिविल गवर्नमेंट या सिविल हुकूमत कब आई? तो वो 1923 में आई। क्योंकि इसके ऊपर अब क्या होंगे? अब तुर्की की खिलाफत ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो तुर्की में सिविल गवर्नमेंट कब आती है? 1923 में आती है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अभी हमने डिस्कस किया है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ये क्या बनता है? ये पहला सदर भी बनता है और साथ में याद रखिएगा पहला वजीर आजम भी बनता है। किसका? तुर्की का।
तुर्की का पहला वजीर आजम पूछे तो भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और तुर्की का पहला सदर पूछे तब भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कब फौत हुआ? 1938 में ये फौत होता है। ये कब फौत हुआ? ये 1938 में फौत हुआ। ये कब फौत हुआ? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। ये 1938 में फौत होता है। तो ट्रीटी ऑफ लुजियाना के तहत क्या हुई थी? तुर्की की खिलाफत खत्म हुई थी, जो खिलाफत सिस्टम था वो खत्म हुआ था। तो इसके बाद अब और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला सदर, पहला वजीर आज़म मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, 1938 में ये फौत होता है। इसी तरीके से तुर्की में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तुर्की के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है, माउंट अरारात या कोहे जूदी, जिसे क्या कहते हैं? कोहे जूदी, माउंट अरारात, माउंट अरारात, कोहे जूदी। कोहे जूदी वो पहाड़ है जहां पे क्या होती है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकती है। किसकी कश्ती रुकी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकती है। कश्ती का क्या नाम था? आर्क था। कश्ती का क्या नाम था? आर्क था। तो माउंट अरारात या कोहे जूदी का है, वो तुर्की के अंदर है। इसी तरीके से बैटमैन डैम, बैटमैन डैम वो कहाँ है? वो भी तुर्की के अंदर है। बैटमैन डैम कहाँ है? वो भी तुर्की के अंदर है। तो इसके बारे में भी ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है। अब कोई जुदी आपको बता दिया, माउंट अरारात बता दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकती है और कश्ती का नाम था, बैटमैन डैम भी यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद तैयब उर्दगान साहब को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तैयब उर्दगान के बाद रेजेब तैयब अर्दगान, असल में रिसेप लिखते हैं ना, इसको इंग्लिश में देखें, असल में रिसेप तैयब तैयब अर्दगान, रेजेब तैयब अर्दगान। तैयब अर्दगान साहब के बारे में लेटेस्ट पेपर्स में पूछा हुआ था कि ये जब जवान था तो जवानी के टाइम ये कौन सा खेल खेलता था? ये जवानी में फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। फुटबॉल का प्लेयर था। जवानी में किसका प्लेयर था? फुटबॉल का प्लेयर था। ये बहुत ज़्यादा यंग एज में फुटबॉल खेला करता था, सियासत में आने से पहले। इसने कौन सी पार्टी बनाई? ये पार्टी बनाता है, या इसकी पार्टी का क्या नाम है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है। जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी। इसकी पार्टी का क्या नाम है? जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी। जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी जो है वो तैयब उर्दगान साहब ने बना, को फाउंडर था। असल में क्या था? को फाउंडर था इसका। फिर ये क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है तुर्की का। तुर्की का ये प्राइम मिनिस्टर कब बना? ये 2003 से लेके 2014 तक तुर्की का प्राइम मिनिस्टर रहता है। 2003 से लेके 2014 तक ये तुर्की का प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। फिर ये क्या होता है? फिर ये सदर बन जाता है। ये क्या बनता है? फिर सदर बनता है। सदर कब से कब तक बना? ये 2014 से लेके टिल आज तक ये क्या है? टिल डेट तक सदर है तुर्की का। तुर्की का क्या है? ये सदर है। कब से? 2014 से लेके आज तक ये तुर्की का सदर जा रहा है। ये इसकी थर्ड टर्म है। इसकी कौन सी टर्म है? अगर हम इसकी टर्म की बात करें तो ये तीसरी दफा सदर बन रहा है। किसका? तुर्की का। और तुर्की का ये कौन से नंबर का सदर है? ये 12वां सदर है। ये तुर्की के कौन सा नंबर का सदर है? ये 12वां सदर है। और इसी तैयब उर्दगान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें 4 मरतबा ये खिताब कर चुका है। कहां? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 4 मरतबा खिताब करने वाला कौन है? रिसेप तैयब उर्दगान साहब है। तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? रिसेप तैयब उर्दगान जो है ये जवानी में फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था। जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी है इसकी। प्राइम मिनिस्टर 2003 से 2014 तक ये बनता है। फिर सदर बन जाता है 2014 से आज तक। और ये इसकी थर्ड टर्म है। ये 12वां सदर है। किसका? तुर्की का। फिर इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? तुर्की में जो है ना वो सदारती निज़ाम है। तुर्की में क्या है? सदारती निज़ाम है।
तुर्की में सदारती निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसमें फिर ये याद रखिएगा, असल में यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म किया गया। तो वो कब ख़त्म किया गया, उससे क्या क्वेश्चन बनता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तुर्की में पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो 2016 में आखिरी जो वजीर आजम था, लास्ट वजीर आजम, आखिरी वजीर आजम वो कौन था, बिनाली यिल्दिरिम था। ये आखिरी वजीर आजम था तुर्की का। 2016 में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी, पीएम पोस्ट, वो क्या कर दी गई, वो अबॉलिश कर दी गई। तो तुर्की में ये क्वेश्चन बन सकता है, तुर्की में सदारती निज़ाम कब आया, 2016 में आया, क्योंकि 2016 में पीएम की जो पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी गई। अब क्वेश्चन ये बनता है आखिरी वजीर आजम कौन था, वो बिनाली यिल्दिरिम था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। आजकल कौन है, अगर क्वेश्चन आ जाए आजकल कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही अबॉलिश खत्म हो गई है, पोस्ट ही खत्म हो गई है। तो अब कौन यहां पे वजीर आजम होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट ही खत्म हो गई है। क्या हो गई है, पोस्ट ही खत्म हो गई है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं जरा रशिया और यूक्रेन की, रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन सबसे पहले क्या था, यूएसएसआर का हिस्सा था। यूक्रेन क्या करता है, 1922 में यूएसएसआर को ज्वाइन करता है। कब ज्वाइन करता है, 1922 में। ये इस हिस्सा था किसका, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन, जो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इनका हिस्सा था यूक्रेन कब, 1922 में। तो जब यूएसएसआर टूटता है, जब यूएसएसआर टूटता है तो होता क्या है, यूक्रेन इससे आज़ाद होता है। यूक्रेन क्या होता है, इससे आज़ाद होता है। जब यूक्रेन इससे आज़ाद होता है तो रशिया को खतरा पड़ जाता है। रशिया को किस चीज़ का खतरा पड़ जाता है, रशिया को खतरा पड़ जाता है कि कहीं यहाँ पे नेटो फोर्सेस ना आ जाए, यहाँ पे नेटो फोर्सेस ना आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पे हर वक्त कशीदगी रहती है कि यूएस यहाँ पे आ जाएगा। अगर नेटो फोर्सेस का मतलब ये है कि यूएस यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और रशिया को फिर क्या होगा, रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होंगे। रशिया को क्या होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होंगी। होता क्या है, जब इसको रूस को लगता है कि यह यूक्रेन में नेटो फोर्सेस आ जाएंगे, तो उसकी बात ठीक थी। 2019 में इलेक्शंस होते हैं, 2019 में यूक्रेन में क्या होते हैं, यूक्रेन में इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे 2019 में, इन 2019 में इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट यूएसए ने बनवाई थी। वो गवर्नमेंट किसने बनवाई थी, यूएस ने बनवाई थी। तो एक तरह से फिर यूएसए ने फोर्स दिया किसको, यूक्रेन को, तुम नेटो ज्वाइन करो, तुम नेटो ज्वाइन करो। तो इस तरह से रशिया को जो पहले खतरा था, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर नेटो फोर्सेस आ गई तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। जो शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने, तो शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से बनी थी कि यहां पे अगर नेटो आ गया तो हमारा बॉर्डर कमजोर हो जाएगा। तो हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम शंघाई 5 बनाते हैं। फिर वो शंघाई 5 जो थी, पहले 5 मुल्क थे, उसके बाद बाकी मुल्क भी उसमें ऐड होते गए, तो वो अब एससीओ कहलाती है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। तो फिर इस तरीके से गवर्नमेंट यूएसए ने कब बनवाई, 2019 में बनवाई। किसको बनवाया, किसकी बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट बनती है वो किसकी बनी, उसको हम डिस्कस करते हैं, यूक्रेन के इलेक्शंस की थोड़ी सी। तो एक एक्टर है जो मौजूदा सदर है, एक्टर है व्लादिमीर
ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये असल में क्या है, असल में कॉमेडियन है, ये असल में एक्टर है। और कौन सा एक्टर है, कॉमेडियन है। ये कॉमेडी वगैरह क्या करता था, तो ये क्या करता है, ये एक फिल्म बनाता है। ये कॉमेडियन था, ये एक फिल्म बनाता है। कौन सी फिल्म बनाता है, द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कौन सी मूवी बनाता है, द सर्वेंट ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ पीपल, सर्वेंट ऑफ पीपल। ये एक फिल्म बनाता है। इस फिल्म में ये क्या करता है, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाता है। किसके खिलाफ मुहिम चलाता है, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाता है, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। और फिर लोगों में मकबूल हो जाता है। और जब मकबूल हो जाता है तो ये फिल्म में भी क्या होता है, फिल्म में भी सदर बनता है। ये फिल्म में भी क्या बनता है, सदर बनता है। इसने क्या की थी, एक मूवी बनाई थी कौन सी, द सर्वेंट ऑफ पीपल। इसमें करप्शन के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं और फिल्म में भी ये क्या बनता है, ये सदर बनता है। तो फिर ये होता क्या है, ये सियासत में आ जाता है। ये कब सियासत में आ जाता है, 2017 में ये क्या बनाता है, पार्टी बनाता है। 2017 में ये अपनी एक पार्टी बनवाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या करता है, 2017 में ये एक पार्टी बनवाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, तो 2018 में इस पार्टी को क्या कराता है, रजिस्टर कराता है। 2018 में क्या करता है, इस पार्टी को रजिस्टर्ड करवाता है। 2018 में ये क्या करता है, इस पार्टी को रजिस्टर्ड करवाता है। और 2019 में ये इलेक्शंस में हिस्सा लेता है। हिस्सा कब लिया, 2019 में इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये मुल्क का सदर बन गया। और ये क्या होता है, मुल्क का सदर बन जाता है। मुल्क का क्या बनता है, सदर बन जाता है। अब थोड़ा सा मैप पे आते हैं, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, मैप पे आते हैं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, क्रीमिया है। ये क्या है, क्रीमिया है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि एक्टर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब क्या थे, कॉमेडियन है। फिल्म इन्होंने बनवाई थी द सर्वेंट ऑफ द पीपल। करप्शन के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं और सदर बनता है। जब सदर बनता है फिल्म के अंदर, तो ये क्या करता है, 2017 में एक पार्टी बनाता है, 2018 में ये उसको रजिस्टर करवाता है, 2019 में इलेक्शन में हिस्सा लेता है और यूएस से इसकी मदद करके इसको सदर बना देता है। तो यहां पर आप बात करते हैं क्रीमिया की, इस क्रीमिया रीजन की, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। क्रीमिया, क्रीमिया, इस क्रीमिया की जब बात करते हैं तो क्रीमिया के बारे में याद रखिएगा, 2014 में रूस ने इस पे कब्जा किया था। किसने कब्जा किया, रूस ने इस पे कब्जा किया। किसने, रूस में। कब, 2014 में। तो ये किसका पार्ट है, ये असल में पार्ट है यूक्रेन का, पार्ट ऑफ यूक्रेन। ये यूक्रेन का पार्ट है। कौन सा, ये क्रीमिया। क्रीमिया क्या है, यूक्रेन का पार्ट है। इस पे 2014 में कशीदगी हुई थी। और होता क्या है, रशिया इसको कैप्चर कर लेता है। रशिया ने इसको कब कैप्चर किया, रशिया ने इसको कैप्चर किया 2014 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। 2014 में रशिया इसको क्या करता है, कैप्चर करता है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि दोबारा एक दफा रिपीट कर दे तो क्रीमिया जो है 2014 में यहां पे कशीदगी होती है, रशिया इस पार्ट को आजाद करा लेता है। असल में ये पार्ट था यूक्रेन का, अब रशिया इसको कैप्चर कर लेता है। तो 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को असल में यूक्रेन जो था, यूक्रेन इस डेट से पहले क्या कर रहा था, नेटो को ज्वाइन कर रहा था, जो शुरू में मैंने आपके साथ जिक्र किया है। तो इस वजह से रशिया क्या करता है, रशिया इस पे दोबारा हमला कर देता है। रशिया क्या करता है, हमला करता है। रूस इस पे हमला करते हैं। और ये डेट याद रखिएगा। क्यों डेट याद रखिएगा 24 फरवरी, क्योंकि जिस दिन आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजिट किया था, उसी दिन रूस ने हमला किया था। जिस दिन इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया था, उसी दिन क्या हुआ था, रूस ने दोबारा यूक्रेन पे हमला किया था। ये कब की बात है, 24 फरवरी 2022 की बात है। तो फिर होता क्या है, ये चार इलाके कौन कौन से, डोनेस्टिक, 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 ये वाला हिस्सा, ये, और साथ में लुहानसिक, दूसरा कौन सा, लुहानसिक, ये वाला पार्ट, और साथ में इसी तरीके से फिर खेरसौन, खेरसौन, और इसी तरीके से ये साथ में
ये खेरसान है, ये जपोरी, ये क्या कर लेते हैं, आज़ाद करा लेते हैं, ये आज़ाद करा लेते हैं रशिया। रशिया ने जब दोबारा इस पे अटैक किया 24 फरवरी 2022 को, तो डोनेस्टिक, लुहानसिक, खेरसान और जपोरी, ये 4 इलाके क्या कर लेते हैं, फतह कर लेते हैं। और इनको क्या करते हैं, इनको जब ये मतलब फतह करते हैं तो इनको कहता है, ऑफर करता है कि तुम आज़ाद रहना चाहो तो आज़ाद भी रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, दोबारा यूक्रेन के साथ आपने जम नहीं होना। तो फिर होता क्या है, तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। असल में सबसे पहले ये वाला क्रीमिया जो पार्ट था उसको रशिया ने 2014 में कैप्चर किया, और बाकी ये 24 फरवरी 2022 को रूस ने ये 4 इलाके फतह किए थे। यूक्रेन की जब बात करते हैं तो यूक्रेन का कैपिटल क्या है, यूक्रेन का कैपिटल कीव है। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव, KIEV, ये इसका क्या है, कैपिटल है। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव है, कीव। मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं दोबारा। यूक्रेन, इसका कैपिटल क्या है, कीव है, कीव। और इसे क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्यों यूरोप कहा जाता है, देखें इस साइड पे सारा यूरोप है, तो इसमें जो मतलब फूड होते हैं, जो खुराक होती है, वो सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो इसी वजह से ये फिर सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, यूरोप वालों को सप्लाई करता है। इसी वजह से इसको फूड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। किसको, यूक्रेन को। फिर होता क्या है, 2011 में पाकिस्तान इससे गंदम लेता है। पाकिस्तान ने इससे कब गंदम ली, पाकिस्तान ने गंदम कब ली इससे, 2011 में गंदम लेता है यूक्रेन से। असल में यहाँ पे गंदम की पैदावार भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। तो पाकिस्तान ने भी इससे क्या की थी, यहाँ से गंदम ली थी। कब ली थी, 2011 में ली थी। इसके बाद फिर अगर हम बात करें, ये दो जो है ना, रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट है, तो ये क्या है, यूरोप का है। यूरोप में डिस्कस कर लेंगे, वरना नोट्स में लिखा होगा कि इसका कैपिटल क्या है। और बल्गारिया का भी कैपिटल आपने अगर बात करूँ तो सोफिया है। बल्गारिया का कैपिटल क्या है, सोफिया। तो आज हमने एक मस्जिद का नाम पढ़ा है, तो वो क्या थी, सोफिया थी। तो इस तरह से ये दो भी आपके हो गए। तो यूक्रेन हो गया, रशिया हमने पहले पढ़ लिया था, तुर्की आज पढ़ा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अजरबैजान और आर्मीनिया, इनको डिस्कस करना है, और साथ में सीरिया को डिस्कस करना है। तो ये आपका जो वेस्ट एशियन थी या एशिया माइनर था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं जॉर्जिया की, जॉर्जिया की। जॉर्जिया का कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछता है। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है, तिब्लिसी। तिब्लिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है, तिब्लिसी है। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी भी लीरा है। इसकी करेंसी भी क्या है, इसकी करेंसी भी लीरा है। लीरा एक और करेंसी भी आज हमने पढ़ी है कि इसकी तुर्की की करेंसी भी लीरा, इसकी करेंसी भी लीरा। और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, और वो कौन सी माउंटेन रेंज है, कासकस माउंटेन रेंज, कासकस माउंटेन रेंज, जिसे कोहे काफ कहा जाता है, कासकस माउंटेन रेंज। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि कोहे काफ, तो इसी वजह से इसको इंग्लिश में कासकस कहते हैं। तो कासकस माउंटेन रेंज भी कहाँ है, वो भी जॉर्जिया में। बस इतना याद रखिएगा, जॉर्जिया की करेंसी लीरिया, तिब्लिसी माउंटेन, तिब्लिसी इसकी क्या है, इसका कैपिटल है, और माउंटेन रेंज इसका याद रखना है, कासकस इसकी माउंटेन रेंज है। अब बात करते हैं अजरबैजान की। अजरबैजान का कैपिटल बाकू। अजरबैजान का कैपिटल क्या है, बाकू है। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा होता है। क्यों पूछा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त कशीदगी रहती है। क्यों कशीदगी रहती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी मनात है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी मनात है। अजरबैजान का कैपिटल क्या है, बाकू, और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी मनात है।
अब यहां पे आर्मीनिया के साथ डिस्कस करते हैं। कौन सा? आर्मीनिया को ही डिस्कस करें पहले। आर्मीनिया 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 की जब बात करते हैं तो आर्मीनिया की करेंसी के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता है, और इसके कैपिटल के बारे में भी पूछता है। इसका कैपिटल यूरेवान है। इसका कैपिटल यूरेवान, VAN, यूरेवान। यूरेवान इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्या है? ड्राम है। इसकी करेंसी आर्मीनियम ड्राम है। आर्मीनियम ड्राम इज द करेंसी ऑफ आर्मीनिया। ड्राम है, ड्राम करेंसी याद रखिएगा। इनके दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख। नगोर्नो कराबाख इनके दरमियान क्या है? डिस्प्यूटेड रीजन है। डिस्प्यूटेड रीजन है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? नगोर्नो कराबाख, नगोर्नो कराबाख यूएनओ का तस्लीम शुदा इलाका है। यूएनओ का तस्लीम शुदा इलाका है। किसका पार्ट है? यूएनओ किसका पार्ट इसे कहती है? यूएनओ कहती है ये अजरबैजान का है। ये किसका है? अजरबैजान का है। यूएनओ का तस्लीम शुदा इलाका है। वो क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि कौन सा ऐसा इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड है लेकिन यूएनओ का तस्लीम शुदा इलाका है। तो यूएनओ का तस्लीम शुदा इलाका क्या है? वो नागोर्नो कराबाख है, जो कि अजरबैजान का है। यूएनओ भी तस्लीम करता है ये किसका है? ये अजरबैजान का है। और क्वेश्चन यही बनता है कि नागोर्नो कराबाख जो है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है अजरबैजान का। यूएनओ भी इसको तस्लीम करता है, लेकिन इस पे कब्जा किसका है? इस पे कब्जा आर्मीनिया का है। इस पे कब्जा किसका है? इस पे कब्जा आर्मीनिया का है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है कि ये किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है। तो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान डिस्प्यूटेड है, ये वाला रीजन बनता है। और इसमें फिर ये याद रखिएगा कि यूएनओ भी इसको तस्लीम करता है। ये असल में किसका पार्ट है? ये असल में अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा आर्मीनिया का है। बस इनकी करेंसी और कैपिटल याद रखिएगा। अजरबैजान का बाकू कैपिटल और मनात इसकी करेंसी। आर्मीनिया की यूरेवान कैपिटल है, और ड्रैम आर्मीनियम ड्रैम इसकी क्या है? करेंसी है। और नगोर्नो कराबाख आपने इसमें डिस्कस करना है। अब लास्ट रह गया सीरिया। सीरिया 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 इसका कैपिटल क्या है? दमिश्कस, जिसे दमिश्क कहते हैं, जिसे दमिश्क भी कहते हैं। दमिश्क के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? ओल्डेस्ट इनहेबिटेड मतलब यहां पे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। कैपिटल इन द वर्ल्ड मतलब इनहेबिटेड का क्या मतलब है? यहां पे रहते थे लोग, बसते थे, उस टाइम से ये कैपिटल आ रहा है। सीरिया की जब बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या है? दमिश्कस है। और या इसके बारे में क्या याद रखना है? ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो इसकी करेंसी क्या है? सीरिया की करेंसी क्या है? इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसकी करेंसी पाउंड है। सीरिया की करेंसी क्या है? करेंसी पाउंड है। सीरिया की करेंसी के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी पाउंड है। और यहाँ पे एक क्या है? लतीकिया सी पोर्ट है। उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं। लतीकिया जो है वो सी पोर्ट है। किसकी सी पोर्ट है? वो इसी सीरिया की सी पोर्ट है। वो किसकी सी पोर्ट है? सीरिया की सी पोर्ट है। कौन सी? लताकिया, लतीकिया, लताकिया। इसी तरीके से वो वर्ड देता है पेपर में। फिर आपने क्या याद? असल में लताकिया है। असल में क्या है? लताकिया। लतीकिया भी उसको पढ़ रहे होते हैं। तो लताकिया जो है ये सी पोर्ट है किसकी? सीरिया की। फिर आपने याद रखना है कि मोस्ट टेररिस्ट ग्रुप जो फेमस है आईएस जिसे दाइश कहते हैं। दाइश भी यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होती है। दाइश कहाँ एक्टिव होती है? इसी सीरिया में एक्टिव होती है। आईएस इसको
कहते हैं। ISIS की फुल फॉर्म देख लीजिएगा कि ISIS की फुल फॉर्म क्या बनती है। तो सीरिया के बारे में एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ। दमिश्कस इसका कैपिटल है और ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल है इन द वर्ल्ड, और पाउंड इसकी करेंसी है। लताकिया इसकी क्या है, इसकी सी पोर्ट है सीरिया के। और ISIS जो है वो दाइश जो कहलाती है वो ज़्यादा एक्टिव इसी जगह पे होती है, या उसका हेडक्वार्टर समझ लें या कुछ भी समझ लें को यहाँ पे मौजूद है। तो ये था टोटल वेस्ट एशियन कंट्रीज़ या एशिया माइनर।